चलो, कल अपन ने पढ़ा था की सक्सेस फैक्टर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव सक्सेस। की सक्सेस फैक्टर्स मतलब ऐसे रूल्स जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है ऑर्गेनाइजेशन को। कौन से क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए टू फाइंड आउट द की सक्सेस फैक्टर्स? किस बेसिस पे वो चूज कर रहे हैं कस्टमर, क्या क्या उनके पास रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज है, वो क्या कर रहे हैं टू टेक द एक्स्ट्रा एडवांटेज। की सक्सेस फैक्टर्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल बताओ कुछ, मैन्युफैक्चरिंग के और ज्योग्राफिक के, की सॉरी टेलीकॉम कम्युनिकेशन के। इसका एम क्या होता है की सक्सेस फैक्टर्स का? कि ये पता लगाना कि क्या चीजें तो ज्यादा जरूरी है और क्या चीजें कम जरूरी है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज लेस इम्पोर्टेंट। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्ट्स एंड द फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पर अट्रैक्टिवनेस देखी जाती है, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री, प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, डिग्री ऑफ रिस्क, अनअट्रैक्टिव से बचा पा रहे नहीं बचा पा रहे, प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। पहले अट्रैक्टिव कैसे पता चलता था? ओवरऑल प्रॉफिट से ज्यादा, और अनअट्रैक्टिव मतलब ओवरऑल प्रॉफिट से कम। पर ये सही तरीका नहीं है। अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में वो लोग सोच रहे हैं। और अनअट्रैक्टिव मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रही है, छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रही है या वो डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रही है। देन हमने पढ़ा था कोर कॉम्पिटेंसी। क्या होता है कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजरियल, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, नॉलेज, विजडम, सब चीजों का मिक्सचर होता है, तो आपको कोर कॉम्पिटेंसी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एक सिंगल चीज से आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब एक ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ कि जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, व्हिच शुड नॉट बी कॉपीड बाय द अदर्स। अकॉर्डिंग टू सीके प्रहलाद एंड गेरी हेमेल, उसने 3 एरियाज बताए कोर कॉम्पिटेंसी के। पहला था कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, हम यूनिक होने चाहिए, उनसे अलग होने चाहिए और कॉपी नहीं कर सके। देन कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को कोई फंडामेंटल बेनिफिट होना चाहिए, उसके ऊपर रियल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि वो आपसे क्यों खरीद रहा है, तब तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। थर्ड, एप्लीकेशन टू द अदर मार्केट, सिर्फ एक एक्सपर्टाइज की वजह से कोर कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकती, ओवरऑल डिपार्टमेंट, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कोर कॉम्पिटेंसी मतलब। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो भी कोर कॉम्पिटेंसी में कहला सकते हैं। जो भी आप अच्छा कर रहे हो उसी को आप क्या कह देते हो? कोर कॉम्पिटेंसी कर देते हो। जिन चीजों में आप बेस्ट होते हो उसी को आप क्या कहते हो? कोर कॉम्पिटेंसी कहते हो। देन व्हाई टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी, क्यों? एग्जाम्पल बता सकते हो स्मॉल रिटेल शॉप का या फिर बिग बाजार का, किसी का भी एग्जाम्पल आप बता सकते हो। देन 4 क्राइटेरियाज होते हैं टू बिल्ड द कोर कॉम्पिटेंसी। पहला क्या है? वैल्यूएबल, मतलब उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, कस्टमर को एक्स्ट्रा फंडामेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर रेयर, सबके पास नहीं होनी चाहिए। फिर कॉस्टली टू इमिटेट, बहुत पैसा खर्च होना चाहिए अगर किसी को कॉपी करना है तो। एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, उसका कोई स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके 4 क्राइटेरियाज होते हैं कोर कॉम्पिटेंसी के अपन। देन अपन ने पढ़ा था वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी। वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो प्रॉफिटेबिलिटी को एड ऑन करने में हेल्प करते हैं उनको वैल्यू चेन एक्टिविटीज कहा जाता है। वैल्यू चेन माइकल पोर्टर ने 2 एक्टिविटीज बताई, तो प्राइमरी और एक सपोर्टिव। प्राइमरी में कौन सी हैं? इनबाउंड, आउटबाउंड, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड सर्विस। सपोर्टिव में कौन सी हैं? प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी सपोर्टिव एक्टिविटीज के अंदर आ गई। अंदर का आता है ना बच्चों? देन ये पढ़ा आप लोगों ने, आ गया समझ? पढ़ाई नहीं
चलो ठीक है। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब मैनेजिंग लिंकेजेस। अपन ने इसमें इंटरनल लिंकेजेस पढ़े थे। पहला था लिंक बिटवीन प्राइमरी टू प्राइमरी, उसमें फिनिश स्टॉक की बातें की गई थी। फिर प्राइमरी मिस द लिंक, उसमें ऑपरेशन और मार्केटिंग को सेपरेटली इवैल्यूएट किया। फिर प्राइमरी टू सपोर्टिव, यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का काम में लेने लगे। फिर सपोर्टिव टू सपोर्टिव, ह्यूमन रिसोर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। फिर सपोर्टिव एक्टिविटीज कौन सी थी? पहला था वर्टिकल इंटीग्रेशन, नाम तो याद रखो। फिर था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वहां पे डिजाइन के टाइम ही सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को इन्वॉल्व करेंगे। थर्ड था सप्लायर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना कि वो खराब काम कर रहा है क्या, उसको रिवॉर्ड देना अगर वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बच्चों? बोलिए। 2.23 इट इज इजी टू मिस द इशू। आप जो ये लिंकिंग कह रहे हो प्राइमरी प्राइमरी, उसको लिंकिंग किए बिना भी आप वैल्यू चेन को, मतलब आप प्रॉफिटेबिलिटी को और एड ऑन कर सकते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। आपने दो डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बातें करो, ऑपरेशन की और मार्केटिंग। ऑपरेशन मतलब जो काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहे हैं, कम वैरायटी में बना रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट की वजह से आपको सक्सेसफुल मिल सकती है। मार्केटिंग में अगर अपन उसको ज्यादा वैरायटी दिखा रहे हैं, उसको फ्लेक्सिबल है, जैसा उसको चाहिए वैसी मार्केटिंग करें, फास्ट सर्विसेज दे रहे हैं उसको, तो हमारी मार्केटिंग में हम एक्सेल कर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। समझ? यही लिखा हुआ है इसके अंदर। If, for example, the organization competency in marketing activities and operations are assessed separately, आपके मार्केटिंग और ऑपरेशन को सेपरेटली इवैल्यूएट किया गया है। द ऑपरेशन में लुक, ऑपरेशन हाई वॉल्यूम, लो वैरायटी, लो यूनिट कॉस्ट। और मार्केटिंग टीम में अगर आप स्पीडली सेल आउट करो, फ्लेक्सिबिलिटी से सेल आउट करो, कस्टमर्स को वैरायटी दिखा रहे हो, तो आपको मार्केटिंग की वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, 2. नॉन सब्स्टिट्यूटेबल मतलब उसका कोई स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। जो आपकी कैपेबिलिटी है उसका कोई इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। मैगी है, मैगी का इक्विवेलेंट मार्केट में अवेलेबल है, हाँ, ईपी टॉपर में, तो मैगी को उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। अगर ये नहीं होते ईपी टॉपर में, तो मैगी को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता। बोलो बच्चों, इसके बाद डाउट्स में लास्ट में लूंगी, फिर पढ़ेंगे पहले। हाँ बोलो। इनबाउंड, इनबाउंड मतलब अंदर आना। क्या अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को आप रिसीव करते हो, उसको स्टोर करते हो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इनपुट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब आपका वेयर हाउस में रॉ मटेरियल आया, फिर उसको आप जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग, क्या रॉ मटेरियल आया उसको हैंडल करते हो, स्टॉक कंट्रोल, कितना स्टॉक होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे काम यहाँ पे किए जाते हैं। आउटबाउंड मतलब बाहर निकलना। बाहर क्या निकलता है? फिनिश गुड्स बाहर निकलते हैं। तो फिनिश गुड्स को कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टोर करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कस्टमर्स। टैंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास वेयर हाउस होते हैं जहां पे आप फिनिश गुड्स रखते हो, मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम मिलता है। इनटैंजिबल मतलब सर्विस के लिए आपके पास एक जगह, लोकेशन फिक्स कर दी, वहां पे जाकर कस्टमर अपनी सर्विसेज को अवेल कर सकता है। डॉक्टर्स होते हैं वो अपना हॉस्पिटल खोल देते हैं, तो हम हॉस्पिटल में जाकर उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, उन्होंने लोकेशन फिक्स कर दी। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो डाउट्स हैं आपके वो मैं लास्ट में लूंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो हमारे पास रिसोर्सेज अच्छी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए। ये जो मैं 3 वर्ड्स बोल रही हूँ, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड वैल्यू क्रिएशन,
इन तीनों वर्ड्स को ही डिटेल में अपन पढ़ेंगे कि क्या रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी दैट मैनेजर्स कैन यूज टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों काम में लिया जाता है, ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सके और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आप अपने राइवल से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। It is a set of unique features of a company and its products that are perceived by the target market as significant and superior to the competition. यूनिक फीचर्स जो आपके पास होंगे और जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर से अच्छे होंगे, तो आपको टारगेट मार्केट को आप बेटर तरीके से सर्व कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिल रहा है, जब उसका प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है। बाकी कंपनीज के एवरेज प्रॉफिट से अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, तो मैं कहूंगी कि मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, तो मतलब आप कम्पीट ही नहीं कर रहे। ये आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपके पास जो भी कोर कॉम्पिटेंसी वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी उसको आसानी से कॉपी नहीं कर सके। ये सब तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप्स का, कुछ भी याद नहीं करना उसमें। अब पढ़ना है रोल ऑफ रिसोर्स कैपेबिलिटी एंड वैल्यू क्रिएशन इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, मुझे कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज और वैल्यू क्रिएशन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। रिसोर्स का मतलब दो तरह की हो सकती है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। कुछ एग्जांपल बताओ टैंजिबल रिसोर्स, जिसको टच कर सकते हैं। मशीनरी हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये टेंजिबल रिसोर्सेज है। टेंजिबल रिसोर्स को कोई भी कॉपी कर सकता है, मेरी मशीनरी है, दूसरा बंदा भी मशीनरी ला सकता है। तो ये वो असेट्स जिनको देखा छुआ जा सकता है, जैसे आपकी मशीनरी, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको टेंजिबल कहा जा सकता है। इनटेंजिबल मतलब, हाँ ठीक है, और आपकी कैपेबिलिटी, नॉलेज, आपकी नॉलेज, आपकी अपने वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, जिन चीजों को नहीं छुआ जा सकता उनको इंटेंजिबल कहते हैं। अगर मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, मेरी मशीन जैसे मेरे पास है वैसी मशीन कॉम्पिटिटर भी लिया है, पर मेरी नॉलेज को तो कोई नहीं चुरा सकता ना, मेरी नॉलेज तो मेरी रहेगी। अगर मेरे मेरे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो उसके अच्छे नहीं है, तो कितनी अच्छी मशीन है, एम्प्लॉय खुश नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो ये सारी वो असेट्स होती हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ एक्यूमुलेट होती हैं, जैसे कि इंटेंजिबल रिसोर्सेज जिसको छुआ नहीं जा सकता और कॉम्पिटिटर उसको आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, इट इज डिफिकल्ट टू इमिटेट। जैसे कि आपका नॉलेज, आपके एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में जो ट्रस्ट होता है, आपकी जो साइंटिफिक कैपेबिलिटीज, जो फॉर्मूला बता रही थी श्रेया, आपकी कैपेसिटी फॉर इनोवेशन, आप कितना इनोवेशन कर सकते हो, आपकी फर्म की रेपुटेशन क्या है, आप किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी आपकी इनटैंजिबल रिसोर्सेज होती हैं, जिसको कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी इनटैंजिबल रिसोर्स को आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। कैपेबिलिटी का मतलब डिफाइन करना नहीं आता, आपकी काबिलियत, आपकी काबिलियत, कैपेबिलिटीज, जब आप रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं ताकि आप कोई स्पेसिफिक टास्क को अचीव कर सके। कैसे आप इंटीग्रेट करते हैं, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास मैन है, आपके पास मटेरियल है, आप इनको कैसे मिलाते हैं, कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, वो कैसे काम करेगा, वो डिपेंड करता है उसकी कैपेबिलिटी पे। अगर उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है तो अच्छे से काम करेगा, कैपेबिलिटी खराब है तो उस पर वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आप रिसोर्सेज को पर्पसफुली इंटीग्रेट करते हो ताकि आप कोई टास्क को अचीव कर सको। टास्क बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल है इसमें से 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर लेना। लाइक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज, ये आपकी कैपेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि आप इन्वेंट्री स्टॉक कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मेंटेन करते हैं। आप इफेक्टिव कस्टमर सर्विस, कस्टमर को कितने अच्छे से सर्विसेज देते हैं। इनोवेटिव मर्केंडाइजिंग, आप कितने इनोवेटिव हैं, ये सब चीजें आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो अपन ने रिसोर्सेज का मतलब पढ़ लिया, अपन ने कैपेबिलिटीज का मतलब पढ़ लिया। अगर आपके पास रिसोर्सेज कैपेबिलिटी सुपीरियर है जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, और अगर आप उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है।
मेरे पास ऐसी रिसोर्सेज ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, और उनको मैं अगर यूटिलाइज कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। आप लोग ये डायग्राम कर सकते हैं, डायग्राम कर लेना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अभी वैल्यू क्रिएशन पढ़ेंगे। सस्टेन मतलब कितने लंबे समय तक, मैंने कहा मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास कैपेबिलिटीज है, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, पर कितने लंबे समय तक मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है वो डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो आपके पास आप कितने लंबे समय तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं डिपेंड करता है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिसोर्स और कैपेबिलिटी। आपके पास कैसी रिसोर्स कैसी कैपेबिलिटी उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी। पहली है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टाइम तक, आपको लॉन्ग टाइम तक, पीरियड ओवर विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन डिपेंड्स in part on the rate at which the firm resource capability deteriorate। कितने लंबे समय तक, कितने लंबे समय तक मुझे उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि किस रेट से वो डिटोरिएट या किस रेट से वो ऑब्सोलीट होता है। अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहां इनोवेशन बहुत फास्ट होता है, तो उस अगर प्रोडक्ट का मैं पेटेंट ले भी लूं तो वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा और मुझे उसकी वजह से लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। कैपेबिलिटी, अगर मेरा सब कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज सीईओ पे डिपेंड करता है, मेरा मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज मतलब जो मेरा बिजनेस की सक्सेस है वो सीईओ मेरा बहुत होशियार है, बहुत नॉलेज है, जब तक सीईओ छोड़कर नहीं जाता तब तक मेरा तो सक्सेस मिलेगा, और जैसे सीईओ छोड़ के चल जाएगा मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा, या तो उसका रिटायरमेंट हो जाए या फिर वो किसी और कंपनी को ज्वाइन ना करे। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने लंबे समय तक आपको उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ये डिपेंड करता है किस रेट से वो चीज डिटोरिएट, कम हो रही है, ऑब्सोलीट हो रही है। इसमें अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें इनोवेशन बहुत जल्दी हो रहा है, तो वहां मैं कितने ही पेटेंट राइट्स ले लूं, मुझे उसकी वजह से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर मेरी सक्सेस सीईओ पे डिपेंड करती है, तो जब तक सीईओ है तब तक तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, और सीईओ छोड़कर गया, चाहे उसका डिपार्चर हो रहा हो चाहे रिटायरमेंट हो रहा हो, तब मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी। अगर रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल तो है, मतलब मुझे लंबे समय तक तो मिलेगा उनसे कॉम्पिटिटिव, पर वो ट्रांसफरेबल है, मतलब आसानी से मेरी फर्म से दूसरी फर्म में वो ट्रांसफर की जा सकती है। कोई कैपेबिलिटी ऐसी है, कोई स्किल ऐसी है कि आसानी से मेरे से उसके पास जा सकती है, आसानी से उसके पास भी अवेलेबल हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। रिसोर्स, मेरे पास कोई ऐसी मशीन है जो वो बंदा भी आसानी से खरीद सकता है, मेरे पास ऐसी कैपेबिलिटी ऐसा एक्सपर्टाइज है जो उस बंदे के पास भी एक्सपर्टाइज हो सकता है, वो भी उस एक्सपर्टाइज को खरीद ले, तो मुझे लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अब रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल तो है, पर फिर भी आप कंपटीशन से बाहर निकल सकते हो। क्यों? कितना आसानी से आप अपनी रिसोर्स कैपेबिलिटीज को ट्रांसफर कर सकते हो, जितने आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो उतना ही कम समय के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट है दैट इज इमिटेटेबिलिटी। इमिटेट मतलब कॉपी करना। मैं कहूंगी कि रिसोर्स कैपेबिलिटीज को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, आप कॉपी नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, बहुत महंगी है, पर क्या पता कोई ऐसी रिसोर्स है, ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको आप जीरो लेवल से खुद बना पा रहे हैं, खुद बना पा रहे हैं। अगर आप किसी चीज को खुद डेवलप कर पा रहे हैं, खरीद तो नहीं सकती, बहुत पैसा खर्च होता है, पर अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके खुद भी बना पा रही हूँ, तो अगर जब तक वो बना नहीं लेता तब तक तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, और जैसे ही उसने बना लिया तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ना तो वो बना पाए ना ही वो खरीद पाए, दोनों चीजें होनी चाहिए। एग्जाम्पल इसका कर लेना, एग्जाम्पल कर लेना बच्चों। देन अप्रोप्रिएबिलिटी।
अप्रोप्रिएबिलिटी मतलब यहाँ पे अप्रोप्रिएट रिटर्न्स ऑन इट्स रिसोर्स बेस, यहाँ पे अप्रोप्रिएट रिटर्न्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे रिसोर्स कैपेबिलिटी से। रिटर्न्स आपके कस्टमर को भी अप्रोप्रिएट मिलने चाहिए और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अप्रोप्रिएट रिटर्न्स मिलने चाहिए। Even where resources capabilities are capable of offering sustainable advantage, there is an issue as to who receives the return on these resources. आपको लॉन्ग टाइम तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल तो रहा है पर उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, उसका रिटर्न्स किसको मिलेंगे, ये हमारे लिए हमेशा इशू रहता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिसोर्स कैपेबिलिटीज की जिस पे डिसाइड होता है कि हमें कितने लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। पहली थी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या था, किस रेट से वो रिसोर्स ऑब्सोलीट हो रही है, मतलब प्रोडक्ट इनोवेशन था और एक सीईओ की एक्सपर्टाइज थी यहाँ पे। देन ट्रांसफरेबिलिटी, ड्यूरेबल तो है पर अगर वो आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं तो मुझे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। थर्ड इमिटेटेबिलिटी, का खरीद नहीं सकता, अगर वो स्क्रैच से बना सकता है तो भी आपको लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। फोर्थ अप्रोप्रिएबिलिटी, की जो रिटर्न्स हैं वो किसको मिलेंगे, ये इश्यू हमेशा रहता है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया रिसोर्स, अपन ने पढ़ ली कैपेबिलिटीज, अब अपन पढ़ेंगे वैल्यू क्रिएशन। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो का मतलब कॉपी जैसा सही होता है। ट्रांसफर करने का मतलब मेरे पास सीईओ है, ठीक है, उसको मैं महीने का 1 लाख रुपए देती हूँ, उसकी वजह से मुझे लॉन्ग टाइम तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। हो सकता है ये सीईओ आसानी से ट्रांसफरेबल हो, उस बंदे ने 2 लाख ऑफर की, उसने उसको कंपनी ज्वाइन कर लिया, मेरा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गया। तो मेरे को उससे बॉन्ड साइन करवाना चाहिए कि आप 5 साल तक मेरी कंपनी को नहीं छोड़ेंगे या 10 साल तक मेरी कंपनी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी बॉन्ड होता है। तो ट्रांसफरेबल अगर रिसोर्स है, आसानी से उसने खरीद ली, तो मेरे को उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन? वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू क्रिएशन मतलब जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हो उसको ज्यादा वर्थ के साथ दो। वर्थ मतलब पैसा होता है क्या? सेटिस्फैक्शन होता है। जो भी आपको सामान कस्टमर को दिया जा रहा है, अगर उसको वो प्रोडक्ट मोर वर्थ के साथ दिया जाएगा तो उसके लिए कस्टमर की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, कस्टमर उस पर वैल्यू क्रिएट कर पाएगा। वैल्यू कस्टमर के लिए प्रोडक्ट वैल्यूएबल मतलब उस प्रोडक्ट में फीचर्स ज्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो अवेलेबल है, वो ड्यूरेबल है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एंड बाय इट सर्विस फॉर विच द कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, जिसके लिए कस्टमर देने की इच्छा रखते हैं। वैल्यू मतलब क्या होता है, किस चीज को वैल्यू कहोगे? अगर उसमें फीचर्स ज्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो ड्यूरेबल है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मैं कहूंगी कि वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, नहीं तो वैल्यूएबल नहीं है। ये डायग्राम करना है अपन को, ये डायग्राम करना है। देखो कोई प्रोडक्ट है मैंने बनाया तो उसकी कॉस्ट मेरी आ रही है 10 रुपए। कितनी आ रही है? 10 रुपए। उसकी मैंने प्राइस कस्टमर को कितनी लगाई? 15 रुपए। कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट की वर्थ थी 25 रुपए की। तो 10 से 15 के बीच में जो डिफरेंस है वो कंपनी के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। और 15 से 25 के बीच में जो है वो कस्टमर के लिए क्या हो गई? वर्थ, या उसके लिए क्या हो गई? एक्स्ट्रा वैल्यू। जितनी ज्यादा वर्थ मिलेगी, जितनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, कस्टमर उतना ही सामान आपका रिपीट करेगा, परचेज रिपीट करेगा। तो ये प्राइस हो गई, ये वैल्यू टू द कस्टमर, ये फर्म की कॉस्ट। तो फर्म की जो कॉस्ट और प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो फर्म का मार्जिन होता है, और उस प्राइस और कस्टमर्स को जो वैल्यू मिल रही है वो कस्टमर के लिए क्या होता है? सरप्लस होता है। और ये सारी चीजें क्या होती है? प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड बन सकती है, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। समझ में आ गया? ये डायग्राम बनाना है बच्चों एग्जाम में, जब भी ये लिखोगे आप। वैल्यू क्रिएशन का मतलब कस्टमर को उसकी वजह से वैल्यू मिल रही है, कस्टमर को उसकी वजह से वर्थ मिल रही है। आजकल बहुत सारे बिजनेस वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करते हैं कि कस्टमर को बेटर वैल्यू मिलनी चाहिए जब सामान खरीद रहा है, और स्टेक होल्डर्स को बेटर रिटर्न्स मिलने चाहिए जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैल्यू क्रिएशन दोनों के लिए होना चाहिए, कस्टमर्स के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए। कस्टमर को उसकी बेटर वैल्यू मिलनी चाहिए, जो भी सामान वो खरीद रहा है उसकी वर्थ अच्छी मिलनी चाहिए, और स्टेक होल्डर्स जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं
उनको भी वैल्यूएबल रिटर्न्स मिलने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो किसी कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे। कोई भी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल होगी ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज उसकी कॉस्ट, उल्टा पढ़ना शुरू करना है कि कॉस्ट कितनी आई, आपने उसकी प्राइस कितनी लगाई, कस्टमर को उसकी वजह से वैल्यू कितना मिला। कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, ये तीनों चीज अगर आप अप्रोप्रिएटली डिसाइड करते हो तो आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। वैल्यू का मतलब यूटिलिटी दे गेट फ्रॉम दी प्रोडक्ट, आपको किसी प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट की वजह से कितना यूटिलिटी, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यूटिलिटी का मतलब प्राइस नहीं होता, यूटिलिटी का मतलब कस्टमर को उसकी वजह से वर्थ कितना मिल रहा है, प्राइस मतलब उसके बदले वो कितना पैसा दे रहा है। माइकल पोर्टर ने कहा कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है तो आपको ये 2 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। ये 2 स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं क्या नहीं, ये रीड लेटर। ये जब हम आगे वाले चैप्टर्स में इन स्ट्रैटेजीज का डिस्क्रिप्शन दे रखा है तो वहां पे ये आपको समझ में आ जाएगा। माइकल पोर्टर कहते हैं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना है तो अगर आप ये 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया वैल्यू क्रिएशन। क्या होता है बच्चों वैल्यू क्रिएशन? वैल्यू का मतलब वर्थ, किसी प्रोडक्ट को यूज करने से कितनी वर्थ मिलती है। वैल्यू को कैसे मेजर करते हो? उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ड्यूरेबिलिटी से वैल्यू मेजर करी जाती है। कोई भी फर्म कितनी प्रॉफिटेबल होगी वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे, उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस और उसकी कस्टमर के लिए उसकी वैल्यू, कस्टमर को उसकी कितनी वर्थ मिल रही है। वैल्यू मतलब सेटिस्फैक्शन, वैल्यू का मतलब कभी भी प्राइस नहीं होता। सेटिस्फैक्शन आपको कैसे मिलेगा? उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका ये सब देखते हुए सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये अपन ने देख लिया रोल ऑफ रिसोर्स, कैपेबिलिटीज एंड वैल्यू क्रिएशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना है तो रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज का क्या रोल है और वैल्यू क्रिएशन का क्या रोल है। रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज की क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी? ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेटिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेट, अप्रोप्रिएट। ठीक है, समझ में आ गया ये टॉपिक? नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखो अपन ने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए 2 चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। एक तो आपने क्या था इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस के पढ़ लिए, एक अपन ने किया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, वो हम अब पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो, किस चीज को आप पोर्टफोलियो कहते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? कोई एग्जाम्पल से समझाना चाहोगे? बताओ। और कोई एग्जाम्पल पोर्टफोलियो का? कोई भी एग्जाम्पल और कोई एग्जाम्पल। मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, एक मैं पढ़ाती हूँ स्टैट्स, एक मैं पढ़ाती हूँ इको और एक मैं पढ़ाती हूँ EIS एंड एसए। ये मेरा पोर्टफोलियो हो गया, ये मेरा पोर्टफोलियो हो गया। अगर कोई मेरे से मेरा पोर्टफोलियो पूछे तो मेरा पोर्टफोलियो क्या है? स्टैट्स, इको, EIS, एसए। मेरी एक दुकान है, उस दुकान पे मैं एक तो मेरे क्लोथ्स बेचती हूँ, क्लोथ्स में भी सपोज मेरी वैरायटी है, एक मैं किड्स वेयर बेचती हूँ, एक मैं गर्ल्स वेयर बेचती हूँ, एक मैं साड़ीज लेडीज वेयर बेचती हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो हो गया कि मैं क्या क्या सामान बेचती हूँ। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का पेट्रोलियम का काम है, रिलायंस की टेलीकम्युनिकेशन का काम है, रिलायंस के रिटेल आउटलेट्स हैं। ये रिलायंस का पोर्टफोलियो हो गया।
HUL कंपनी है, उसके FMCG के प्रोडक्ट्स आते हैं। सपोज HUL कंपनी एक तो लक्स बेच रही है, एक लाइफ बॉय बेच रही है, एक डव बेच रही है, ये उसका पोर्टफोलियो हो गया। ITC कंपनी का होटल्स का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है और टबैको का बिजनेस है, ये उसका पोर्टफोलियो हो गया। आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपका क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर और साड़ीज। प्रोडक्ट मतलब आपके अलग अलग बिजनेस भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, और उन सबके ग्रुप को, उन सबके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, तभी समझ पाओगे आगे तक कि पोर्टफोलियो हम किसे कहते हैं। पोर्टफोलियो मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उन सब चीजों को अपन क्या कह देते हैं, पोर्टफोलियो कह देते हैं। मैं किस किस प्रोडक्ट में डील करती हूँ, मैं क्या क्या बेचती हूँ, उन सब चीजों को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ बिजनेस, ब्रांड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकते हैं, ब्रांड्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो जो भी चीजों का ग्रुप होता है, उन सब चीजों को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। हर बिजनेस में पोर्टफोलियो को मैनेज करना मेजर टास्क होता है। टॉप मैनेजमेंट देखता है कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ से मुझे कितना रिटर्न्स मिल रहा है, कौन से पोर्टफोलियो में कौन से आइटम से मुझे कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और किसमें कितना रिटर्न करना है। Businesses cannot carry on with all the products and business units in static manner. आपने शुरू किया, सारे बिजनेस को सेम तरीके से नहीं चला सकते। मेरी दुकान है, उसमें मैं पहले कपड़े बेच रही थी, अब मैं फुटवेयर बेच रही हूँ, तो हर बार फुटवेयर और उसके साथ मैंने फिर फर्नीचर का काम भी शुरू कर दिया। ये सारे काम मैं सेम तरीके से हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं चला सकती। ये मेरा पोर्टफोलियो है ए का, टाइम टू टाइम मैं इनको रिव्यू करूंगी, किसको मुझे आगे कंटिन्यू करना है और किसको मुझे पैसा वापस निकालना है, किसको मुझे बंद कर देना है। जो बिजनेस मुझे रिटर्न्स नहीं दे रहा होगा उसको मैं बंद कर दूंगी, और जो बिजनेस मुझे अच्छे रिटर्न दे रहा है उसमें मैं पैसा और लगाऊंगी, उसको मैं और एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगी। तो आप एनालाइज करते हो पोर्टफोलियो को टाइम टाइम, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किसको कंटिन्यू करना है और किस में से पैसा अपन को वापस निकालना है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ये देखने के लिए कि कौन से बिजनेस को अपन को कंटिन्यू करना चाहिए और कौन से बिजनेस को अपन को रोक देना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? पोर्टफोलियो एनालिसिस आपको बताएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं। मेन एडवांटेज क्या है पोर्टफोलियो अप्रोच का, कि जब मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस में काम करते हो तो रिसोर्सेज को चैनलाइज कर सकते हो उन सब में जहां पे उसका पोटेंशियल ज्यादा है। रिसोर्सेज, आप अपना मैन, आप अपना मटेरियल, आप अपना पैसा वहीं लगाओ जहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिलने वाले हैं, जहां पे आपको पोटेंशियल ज्यादा दिखता है वहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करो। ये मेन एम होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस का, मेन एडवांटेज होता है कि हमें उसको देखकर पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें, जैसे आप लोगों ने शेयर से एग्जांपल दिया, मैंने अलग अलग कंपनीज के शेयर ले रखे, टाइम टू टाइम मैं रिव्यू करती रहूंगी शेयर्स को, मैं देखूंगी कौन सी कंपनी है जो मुझे शेयर्स में रिटर्न नहीं दे रही, तो उनसे तो पैसा निकाल लूंगी, और किस में मुझे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है उसमें मैं पैसा और मेरा डालना शुरू कर दूंगी। तो ये मेन एडवांटेज होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस का। पोर्टफोलियो एनालिसिस के कुछ मॉडल्स होते हैं कि कैसे एनालाइज कर सकते हो। उस मॉडल्स को पढ़ने से पहले हम ये तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे, एसबीओ, एक्सपीरियंस, कवर, पीएलसी। एग्जाम में ये तीन कब लिख कर आने, एग्जाम में अगर आपसे अलग से पूछे एक्सप्लेन एसबीयू तो बताना है, अलग से पूछे पीएलसी एक्सपीरियंस कब तो बताना है। जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे वहां पे ये नहीं बताना, सिर्फ पोर्टफोलियो की डेफिनेशन पूछी तो भी आपको ये नहीं बताना, ये वो अलग से पूछेगा तो अपन को बताकर आना है। एसबीयू, एक्सपीरियंस कर्व एंड पीएलसी, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। एसबीयू स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जो बच्चों अपन ने बिजनेस लेवल पढ़ा था, जो अपन ने डिविजनल लेवल पढ़ा था, वही क्या होता है आपका एसबीयू होता है। पढ़ा था बिजनेस लेवल, डिविजनल लेवल क्या था, सबका अपना सेपरेट बिजनेस, उसके खुद के अपने फंक्शंस अलग। जैसे कि आपकी आईटीसी कंपनी है,
उसका एक काम है उसका होटल्स का, एक काम है उसका एफएमसीजी, आईटीसी में भी एफएमसीजी होता है, एक है उसका स्टेशनरी, एक है उसके टबैको। ये चार उसके बिजनेस है। तो ये चार उसके एसबीयू हो गए, एसबीयू 1, एसबीयू 2, एसबीयू 3 और एसबीयू 4। ये चार एसबीयू हो गए। The SBU is a unit of a company that has a separate mission and objective which can be planned independently from other company businesses. हर एक एसबीयू का खुद का मिशन अलग, खुद का ऑब्जेक्टिव अलग। होटल का मिशन अलग, ऑब्जेक्टिव अलग। एफएमसीजी का मिशन अलग, ऑब्जेक्टिव अलग। फॉर एग्जांपल एचयूएल में पॉन्ड्स है, क्वालिटी वॉल्स है, नॉर, लैक्मे, सोप्स एक्सेट्रा, डिटर्जेंट्स यूनिट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिफरेंट एसबीयू हो सकती है, एक तो पेट्रोलियम के लिए, इंटरनेट सर्विस के लिए, क्लोथिंग के लिए, हेडेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल रिस्पांसिबल फॉर दैट लाइन ऑफ द बिजनेस। ये एग्जांपल एचयूएल, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, रिलायंस का, एचयूएल का, आईटीसी कंपनी का, कोई भी एग्जांपल आप बता सकते हो। हर एक एसबीयू का खुद का मिशन अलग, खुद के ऑब्जेक्टिव अलग, सबका सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, पर सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए आपकी आईटीसी कंपनी को। आईटीसी के जो होटल्स है, एफएमसीजी है, स्टेशनरी है, टोबैको है, सबका अपना मिशन, अपना ऑब्जेक्टिव अलग है, पर उन सबका एक कॉमन मिशन है कि मेन सबको सक्सेस किसको मिलनी चाहिए, आईटीसी कंपनी को मेन रिटर्न्स मिलने चाहिए। तो एसबीयू की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एसबीयू मतलब सिंगल बिजनेस, हर बिजनेस में अपनी प्लानिंग अलग, हर बिजनेस के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अलग। होटल्स के कॉम्पिटिटर्स और स्टेशनरी के कॉम्पिटिटर्स बच्चों सेम होंगे या अलग अलग? अलग अलग। तो सबके अपने कॉम्पिटिटर्स अलग, सबकी अपनी प्लानिंग अलग, सबका अपना सीईओ अलग जो रिस्पॉन्सिबल है वहां की प्लानिंग के लिए, विजन मिशन बनाने के। तो कोई भी एसबीयू के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या? हर एसबीयू की प्लानिंग अलग, हर एसबीयू के कॉम्पिटिटर्स अलग, हर एसबीयू का सीईओ अलग, जो डिसाइड करेगा उसका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव सब कुछ वही बंदा डिसाइड करेगा। जब आपने एनालाइज कर लिया कि आफ्टर एनालाइजिंग एसबीयूज द बिजनेसेस हैव टू असेस देयर रिस्पेक्टिव अट्रैक्टिवनेस एंड डिसाइड हाउ मच सपोर्ट ईच यूनिट डिजर्व। आईटीसी कंपनी के 4 एसबीयू हैं, 1 2 3 4। आपने देख लिया कि कौन सी कितना अट्रैक्टिव है। होटल्स वाला अट्रैक्टिव है, एफएमसीजी अट्रैक्टिव नहीं है, टबैको अट्रैक्टिव है। ये देख लिया किसको कितना सपोर्ट की जरूरत है, इसको कितना पैसा चाहिए, इसको कितना, इसको कितना, इसको कितना मैन पावर चाहिए, आईटीसी का ओनर डिसाइड करता है। अपने एसबीयू को फाइंड आउट करने के बाद वो देखता है कौन सा एसबीयू कितना अट्रैक्टिव है और किसको कितना और सपोर्ट की जरूरत है। समझ में आ गया? एसबीयू, एसबीयू के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? प्लानिंग अलग, कॉम्पिटिटर्स अलग एंड सीईओ अलग। सेकंड है आपका एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग कर्व। मैंने कहा था जब अपन ने डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स पढ़े थे कि अपन बाद में पढ़ेंगे, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको कितना लर्न है। अगर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब आप जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बनाएंगे आपकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही कम आएगी। जितना ज्यादा प्रोडक्शन आपकी कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही कम आएगी। एक्सपीरियंस कब आपको हेल्प करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम, उसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है। तो एक्सपीरियंस कर्व आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने में हेल्प करेगा, प्रोडक्ट को रीडिजाइन करने में, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज अपन को मिल सकता है। अगर मेरे को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मतलब मैं जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बनाऊंगी, मेरी कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी तो मैं प्राइस कम लगाऊंगी, तो मुझे उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। It is based on the concept as we learn as we grow. जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हम सीखते जाते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। As business organization go, they gain experience. जितना बढ़ोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस आपको एडवांटेज दे सकता है कंपटीशन से। एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री हो सकता है। कैसे? अगर आपको किसी फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो नया बंदा उस इंडस्ट्री में नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको इतना एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। तो वो एक एंट्री बैरियर जैसे एक्ट कर सकता है।
जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, वहां एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो वो एक की बैरियर है, वहां अगर जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो तो घुस जाएंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इस इंडस्ट्री में नहीं घुस सकते। लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोजेसेस स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपीरियंस की, क्या क्या? आप ग्रो करते हो उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता है, एंट्री बैरियर हो सकता है, एंड लार्ज के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। इसका कर्व बना हुआ है बुक्स में, आप लोगों के एक्सपीरियंस कर्व, बुक में एक्सपीरियंस कर्व बना हुआ है, एग्जाम में आ जाए जब ये बनाकर हमें आना है। ठीक है, इसमें ये बनाया जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है। कॉस्ट है या आउटपुट है? आउटपुट ज्यादा, कॉस्ट पर यूनिट कम आना शुरू। आया समझ में? सिंपल सा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीएलसी। पीएलसी का मतलब होता है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। जैसे इंसानों की लाइफ साइकिल होती है वैसे ही आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, हर चीज की लाइफ साइकिल होती है। कोई भी इंसान है, पहले वो बच्चा बॉर्न होता है, फिर उसके बाद वो बच्चा ग्रो करता है, फिर उस बच्चे का बुढ़ापा आना शुरू होता है, मतलब वो एक डिक्लाइन मेच्योर वाली स्टेज में आ जाता है, फिर वो धीरे 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 उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। बॉर्न होता है मतलब वो इंट्रोडक्शन स्टेट में, अभी वो इंट्रोड्यूस हुआ है दुनिया से। ग्रो उसकी ग्रोइंग स्टेज होती है, फिर एक मेच्योरिटी वाली स्टेज जो 40-50 वाली एज जो होती है, जहाँ पे आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। डिक्लाइन आप और डाउनफॉल आने लगे, जो एकदम ओल्ड एज लोग हो जाते हैं उनको डिक्लाइन कहा गया। वैसे ही प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, प्रोडक्ट पहले इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, फिर ग्रो करता है, फिर मेच्योर, फिर डिक्लाइन स्टेज में आता है। इंट्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया आ रहा है तो नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इतना नहीं पता होता, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। मैंने नया लॉन्च किया है तो मेरी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी प्रोडक्ट की, क्योंकि अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा शुरू में कंपटीशन भी इतना ज्यादा नहीं होता, ना मेरा कंपटीशन ज्यादा। इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपका कंपटीशन भी कम, आपके प्रोडक्ट की नॉलेज भी लोगों के पास कम, आपके प्रोडक्ट की शुरू में प्राइस ज्यादा, शुरू में आपके प्रोडक्ट की सेल्स क्या होती है? कम, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है अभी मेरे प्रोडक्ट के बारे में, लोग क्यों मेरे से सामान खरीदेंगे। फिर आती है आपकी ग्रोइंग स्टेज, मतलब अब क्या होता है, लोग आपके बारे में जानने लग गए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, नॉलेज सबके पास है, सबको पता है ये सामान आ रहा है, धीरे धीरे आप अपनी प्राइस भी कम कर देते हैं और सेल्स आपकी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। मेच्योरिटी स्टेज, मेच्योरिटी मतलब इतना स्टिफ कंपटीशन है, इतना भयंकर कंपटीशन है कि यहाँ हम सोचते हैं हम कैसे भी हम सरवाइव कर जाए, हम और प्रॉफिट नहीं कमाने के बारे में सोचते, हम सोचते हैं सिर्फ हमें कैसे भी यहाँ पे सरवाइव कर जाए। दैट इज मेच्योरिटी वाली स्टेज। डिक्लाइन वाली स्टेज मतलब यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में कोई नया सब्स्टिट्यूट आ चुका है, अब वो सब्स्टिट्यूट चलने लग गया, मैं चल नहीं रही, तो डिक्लाइन वाली स्टेज, अब मेरी सेल्स एकदम से दोबारा से गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये 4 स्टेज होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड द डिक्लाइन। तो हर प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन। इसका प्रोडक्ट शेप कैसा होता है? एस शेप का कर्व होता है। यहाँ पे सेल्स के बारे में बताया गया है, इंट्रोडक्शन जहां पे कम सेल्स होगी, ग्रोथ जहां पे बहुत ज्यादा सेल्स होगी, मेच्योरिटी वापस स्लो डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत शार्पली आप डाउनफॉल करने लग जाएंगे। एग्जाम में ये डायग्राम बनाकर आना है जब भी आप पीएलसी एक्सप्लेन करेंगे तब। इंट्रोडक्शन में मेरी सेल्स कम, फिर बढ़ रही है, फिर तो धीरे बढ़ने लग गई है, फिर मैं डाउनफॉल में आने लग गई। पहली स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन नेग्लिजिबल है, प्राइसेस हाई है, मार्केट भी मेरे लिए लिमिटेड है, सेल्स मेरी बहुत कम हो रही है क्योंकि अभी लोगों के पास नॉलेज नहीं है। सेकेंड फेज में ग्रोथ स्टेज में क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ रही है मेरे प्रोडक्ट की, प्राइस कम, कंपटीशन बढ़ गया, मार्केट बढ़ गया, कस्टमर के पास नॉलेज है मेरे प्रोडक्ट के बारे में और वो इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मेरा प्रोडक्ट उसको खरीदना है। ग्रोथ स्टेज के अंदर थर्ड स्टेज ऑफ पीएलसी क्या है? मेच्योरिटी स्टेज। यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है, किसी को भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट धीरे धीरे कम आने लग गया बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन। यहाँ पे आप अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के बारे में सोचते हो, आप ये नहीं सोचते मुझे आगे कैसे बढ़ना है।
डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, आपकी प्रॉफिट कम होने लग गई, क्यों? क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका और वो आपको रिप्लेस कर चुका है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज कैन बी इंप्लीमेंटेड टू स्टे इन द मार्केट ईदर बाय डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट। या तो हम क्या करते हैं, हम नए प्रोडक्ट पे जाना शुरू कर देंगे या हम पैसा वापस निकालना शुरू कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। तो प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस हैं, कौन सी? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ। इंट्रोडक्शन वाली स्टेज में सेल्स कम, प्राइस ज्यादा, कंपटीशन कम, नॉलेज कम। ग्रोथ में प्रॉफिट ज्यादा, सेल्स ज्यादा। मेच्योरिटी में कंपटीशन से तो स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। और डिक्लाइन में सेल्स बहुत कम होगी क्योंकि नए प्रोडक्ट ने हमें रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन या रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करते हो। एडवांटेज ऑफ पीएलसी, क्या एडवांटेज है कि हमें पता चल जाएगा हमारी प्रोडक्ट की स्टेज क्या है पोर्टफोलियो एनालिसिस में। तो एडवांटेज क्या है, पोर्टफोलियो में मेरे प्रोडक्ट की स्टेज अभी इंट्रोडक्शन पे है, ग्रोथ पे है, मैच्योर पे, डिक्लाइन। अगर मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग वाली स्टेज पे तो मुझे उसमें पैसा और नहीं डालना चाहिए, इंट्रोडक्शन वाली स्टेज पे तो मुझे उस पर और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको पीएलसी कर ये पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट की क्या स्टेज है आपके पोर्टफोलियो एनालिसिस में। उसकी हेल्प से आप स्ट्रैटेजिक चॉइस कर सकते हो। ये एग्जाम्पल दिए, ये सारी स्ट्रैटेजीज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, आप एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी काम में ले सकते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन या ग्रोथ स्टेज में है तो एक्सपेंशन काम में लेंगे। अगर आपका बिजनेस मैच्योर है तो आप ढूंढोगे पैसा कहाँ से और मुझे मिल सकता है। अगर आप डिक्लाइनिंग वाली स्टेज में हो तो पैसा बाहर निकालना शुरू कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये स्ट्रैटेजीज अभी समझ में नहीं भी आ रही तो लोड नहीं लेना, हम आगे वाले चैप्टर्स में इन स्ट्रैटेजीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज के नाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए। कौन से कंसेप्ट पढ़ा आपने? एसबीयू, एक्सपीरियंस कर्व एंड पीएलसी। अब हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल। पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के 4 मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल है आपका बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, बीसीजी। फुल फॉर्म भी याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। जो कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं, जहां पे एसबीयूज होते हैं, उनको रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम आती है। बहुत बड़ी कंपनी आईटीसी, बहुत बड़ी कंपनी है जहां पे एसबीयू 1, एसबीयू 2, एसबीयू 3, एसबीयू 4 सारे एसबीयूज बन गए। अब किसको कितना रिसोर्स दे, आईटीसी वाला ओनर किसको कितना पैसा एलोकेट करे, कहाँ पे कितने मैन पावर होनी चाहिए, कहाँ पे कितनी मशीन होनी चाहिए। तो जब रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बीसीजी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कंपनीज बड़ी हैं और रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए अपन कौन सा मैट्रिक्स बना रहे हैं? बीसीजी। यहाँ पे मार्केट की ग्रोथ रेट के बारे में बात किया गया और मार्केट का शेयर। ये डायग्राम याद रखना है, मैट्रिक्स अभी समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। यहाँ पे अगर मेरी ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, शेयर भी ज्यादा है, तो मैं स्टार वाली पोजीशन पे हूँ। अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है पर शेयर कम है तो मैं क्वेश्चन मार्क वाली पोजीशन पे हूँ। अगर ग्रोथ रेट कम है पर शेयर ज्यादा है तो कैश का, और ग्रोथ रेट आपकी कम है और शेयर भी कम है तो आप डॉग्स वाली सिचुएशन में आते हैं। मतलब क्या होता है अभी देखते हैं। रिसोर्सेज एलोकेटेड टू बिजनेस यूनिट अकॉर्डिंग टू वेयर दे आर सिचुएटेड ऑन द ग्रिड। ग्रिड में कहाँ है उसके अकॉर्डिंग उनको रिसोर्स दी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश काउ की। कैश काउ में क्या है, मेरा मार्केट शेयर तो ज्यादा है पर मार्केट की ग्रोथ रेट कम है। मतलब मेरा मेच्योर मार्केट है, मार्केट जो है वो मेच्योर है, मतलब आगे नहीं बढ़ सकता। ग्रोथ रेट कम है, मतलब इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मेच्योर वाली स्टेज में मार्केट है। मार्केट मेच्योर है पर उसके अंदर मेरा शेयर बहुत ज्यादा है, मार्केट शेयर ज्यादा है, तो उसको लिटिल इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो कैश को जनरेट कर सके, that can be used to invest in other business unit। उस पैसे को वो कहीं और इन्वेस्ट कर सके। अगर आपका एसबीयू कैश काउ पे आता है, जहां पे आपकी मार्केट की ग्रोथ रेट तो कम है पर उस मार्केट में मेरा शेयर बहुत ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए ताकि मैं उस पैसे को और जनरेट कर सकूं और कहीं पे इन्वेस्ट कर सकूं। स्टार में क्या है, मार्केट भी बहुत ज्यादा स्पीडली बढ़ रहा है और उसमें मेरा शेयर भी ज्यादा है। मार्केट भी ज्यादा है, शेयर भी ज्यादा है। अगर दोनों ही चीजें ज्यादा हैं तो इस मार्केट में क्या होता है,
यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो होगा, आप खुद कैश जनरेट करो, पर अगर आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ग्रो करते जाओगे, तो मेंटेन करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप सक्सेसफुल रहे तो स्टार कैश काउ बन जाएगा जब उसकी इंडस्ट्री मैच्योर रहेगी। सक्सेसफुल रहे तो जब इंडस्ट्री की डिक्लाइनिंग स्टेज आएगी तो भी मेरा उसमें मार्केट शेयर हमेशा ज्यादा रहेगा। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर दी एक्सपेंशन। अगर आप स्टार वाले में हो मतलब आप बेस्ट पोजीशन पे हो, अभी आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट्स। A business unit that has a small market share in a high growth market. मार्केट तो बहुत स्पीडली बढ़ रहा है पर उसमें मेरा शेयर ज्यादा नहीं है, मेरा शेयर कम है। तो क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड, अगर अपन ध्यान उस एसबीयू को ध्यान नहीं दिया जिसमें उसका शेयर कम है पर मार्केट ज्यादा है, तो उसको हो सकता है बहुत कैश ट्रैप्स हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा वो कर्जे में डूब जाए। तो इन बिजनेस यूनिट्स को रिसोर्सेज चाहिए ताकि अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके। वो सक्सेस होकर स्टार बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। समझ में आ गया? कैश काउ, कैश काउ में मार्केट तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बट उसमें मेरा शेयर कम है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो कर्जे में डूब जाओगे। इसलिए उनको पैसा लगाओ ताकि वो सक्सेस हो सके, पर सक्सेस होकर वो स्टार बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चों जब भी ये मैट्रिक्स बनाए जाएंगे ये आपको डायग्राम बनाकर फिर एक्सप्लेन करना है हमेशा 100%। लास्ट है डॉग्स। डॉग्स में क्या है, आपका मार्केट भी मेच्योर वाली स्टेज में और उसमें मेरा शेयर भी ज्यादा नहीं है। मार्केट भी ऑलरेडी डिक्लाइनिंग है और उसमें मेरा शेयर भी ज्यादा नहीं है। अगर उसका कोई स्ट्रैटेजिक पर्पस नहीं है, डॉग का कोई स्ट्रैटेजिक पर्पस नहीं है, जो एसबीयू डॉग में आ रही है, अगर उसका कोई इंपॉर्टेंट पर्पस नहीं है तो उस पैसे को लिक्विडेट कर दो, उस पैसे को निकाल लो कहीं और डाल दो। वहां पे और पैसा लगाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि मार्केट भी ग्रो नहीं करेगा। शेयर तो कम है ही है और मार्केट आने वाले टाइम पे ग्रो करने ही नहीं वाला, तो उसको पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसका कोई स्पेशल एम है तो बात अलग है, एम नहीं है तो उसमें से पैसा निकालो, उस पैसे को आप कहीं और डालो। तो ये चार अपन ने पढ़े। पहला अपन ने पढ़ा था कैश काउ। कैश काउ में क्या था, मार्केट तो मेच्योर में पर उसमें मेरा शेयर बहुत ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए ताकि वो जनरेट कर सके कैश को, इन्वेस्ट कर सके। सेकंड था स्टार। स्टार में मार्केट शेयर भी ज्यादा, ग्रोइंग रेट भी ज्यादा, वो खुद कैश जनरेट कर सकते हैं पर लीड मेंटेन करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो कैश काउ बन जाएंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मार्केट तो बढ़ रहा है पर मेरा शेयर नहीं है तो उसको ध्यान नहीं दिया तो वो कर्जे में डूब जाएंगे, इसलिए उसमें पैसा लगाओ ताकि वो ग्रो कर सके। देन डॉग्स, ना तो शेयर ज्यादा ना ग्रोइंग रेट ज्यादा, अगर उसका एम नहीं है तो उसमें से पैसा निकालो और उस पैसे को कहीं और डाल दो। बीसीजी मैट्रिक्स आपको बता रहा है कि अलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट यूनिट्स, कि कहाँ पे कितनी रिसोर्सेज को अलोकेट करनी है, ये हमें बीसीजी मैट्रिक्स बताता है। बीसीजी मैट्रिक्स पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजीज, ये बीसीजी की कुछ स्ट्रेटजीज है। आफ्टर अ फर्म हैज क्लासिफाइड इट्स प्रोडक्ट्स और एसबीयू, मैंने बता दिया कि ये मेरे एसबीयू है, ये इस पोजीशन पे आ रहे हैं। व्हाट रोल ईच विल प्ले इन फ्यूचर, इसके लिए चार स्ट्रैटेजी बनाई गई है। पहली स्ट्रैटेजी है बिल्ड। बिल्ड का मतलब यहाँ पे एम होता है कि हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है इवन बाय फोर्सिंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स इन फेवर ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद लार्ज मार्केट शेयर। हम शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को इग्नोर कर हमें लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, हमें हमारा मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है, बिल्ड। बिल्ड मतलब हमें लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट शेयर बढ़ाने के बारे में सोचना है, चाहे छोटी मोटे प्रॉफिट को हम अभी इग्नोर कर सकते हैं और हमें लंबे समय के लिए सोचना है। ये स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट कर सकते हो। होल्ड मतलब प्रिजर्व मार्केट शेयर, जो है उसको तो रोक के रखो, एटलीस्ट उससे डाउनफॉल ना आ जाए। हार्वेस्ट मतलब इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में मत सोचो। हार्वेस्ट में अगर हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी ये कहती है। एंड डाइवर्स स्ट्रैटेजी क्या कहती है, आप सेल या लिक्विडेट कर दो बिजनेस को, उस पैसे को आप कहीं और लगा दो। तो चार तरीके की स्ट्रैटेजी बीसीजी मैट्रिक्स में, ये चार तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। पहली स्ट्रैटेजी है बिल्ड। बिल्ड मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, शॉर्ट टर्म को इग्नोर कर देंगे। देन होल्ड मतलब जहां हो उसको प्रिजर्व करो।
हार्वेस्ट मतलब शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं। एंड डाइवेस्ट का मतलब सेल या लिक्विडेट कर दो और उस पैसे को आप कहीं और लगा दो। तो एसबीयूज ये सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ लिमिटेशंस होते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। मैनेजमेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफाइन एसबीओ एंड मेजर मार्केट शेयर एंड ग्रोथ। बीसीजी मैट्रिक्स को बनाना मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। It also focus on classifying current business but provide little advice for the future planning. आज मैं कहाँ पे हूँ, कैश काउ में या डॉग में, ये तो ये बता रहा है, पर फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए ये वो नहीं बताता, सिर्फ करंट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। They can lead the company to placing too much emphasis on market share growth and growth through entry into attractive new markets. मतलब क्या है, बीसीजी मैट्रिक्स सिर्फ आज के बारे में बात कर रहा है। अगर आज मैं डॉग वाली सिचुएशन में आ रही हूँ, एसबीयू मेरा आज डॉग वाली सिचुएशन में आ रहा है, सपोज आईटीसी का जो स्टेशनरी वाला एसबीयू था वो डॉग में आ गया, तो बीसीजी मैट्रिक्स क्या कहता है, आप इसमें से पैसा निकाल लो और इसको कहीं और लगा दो। अरे इतनी जल्दी आप इस पैसे को निकाल लोगे, जबकि ये आपने 15 सालों से इसमें इन्वेस्ट कर रखा था, तो आप क्या करते हो, तुरंत उसमें से पैसा निकालने का सोचते हो। या फिर आप कोई एसबीओ है, आईटीसी का होटल्स वाला जो एसबीओ है वो अभी स्टार में आ रहा है, तो आप उसमें और पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, तो जो आपको अभी दिख रहा है अट्रैक्टिव आप उसमें पैसा लगा देते हो, उसको डीपली एनालाइज किए बिना उसमें पैसा लगा देते हो, और जो अनअट्रैक्टिव दिख रहा है उसमें से पैसा तुरंत निकाल देते हो, जबकि आपने इतने सालों से उस पर मेहनत करी हुई रहती है। तो ये जो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है, ये कंबाइंड पॉइंट है बच्चों, अलग अलग नहीं है। ये पॉइंट यही कह रहा है, दे कैन लीड द कंपनी टू प्लेसिंग टू मच एम्फेसिस, आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो मार्केट शेयर पे और ग्रोथ पे, थ्रू एंट्री इनटू द अट्रैक्टिव न्यू मार्केट्स। जो आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है उसमें आप घुस जाते हो, बिना उसको डीपली एनालाइज किए बिना आप अट्रैक्टिव न्यू मार्केट में घुस जाते हो। ये दोनों पॉइंट एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही है दोनों पॉइंट। दिस कैन कॉज अनवाइज एक्सपेंशन इनटू हॉट न्यू रिस्की वेंचर्स एंड डाइवेस्टिंग एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स टू क्विकली। आपको जो अभी अच्छा दिख रहा है उसमें तो एक्सपेंशन कर देते हो, और आप डाइवेस्ट मतलब पैसा निकाल लेते हो, जो इतना एस्टैब्लिश्ड बिजनेस चल रहा था 15 सालों से उसमें से आप तुरंत पैसा निकाल लेते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट एक ही है, बुक में मार्क कर लेना, नहीं हमेशा कंफ्यूज होते रहो। तो क्या क्या लिमिटेशंस है बीसीजी मैट्रिक्स की? पहली लिमिटेशन डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। सेकंड लिमिटेशन सिर्फ करंट के बारे में बात करता है, फ्यूचर की एडवाइस नहीं देता। थर्ड लिमिटेशन कि हम सिर्फ मार्केट की ग्रोथ रेट और ग्रोथ शेयर के बारे में बात करते हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमें अभी अट्रैक्टिव दिख रहा है वहां तो पैसा लगा देंगे और वहां से पैसा निकाल लेंगे जो हमें लगता है अनअट्रैक्टिव है। इतना एस्टैब्लिश बिजनेस से पैसा बहुत जल्दी आप निकाल। तो तीन लिमिटेशंस हैं बीसीजी मैट्रिक्स की। तो बीसीजी में हमने क्या पढ़ा? हमने चार पढ़े, कैश काउ, डॉग, स्टार्स और क्वेश्चन मार्क। फिर हमने पढ़ी उसकी चार स्ट्रैटेजीज होती हैं, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। फिर उसके हमने लिमिटेशंस। एक और मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एनसॉफ्ट प्रोडक्ट ग्रोथ मार्केट मैट्रिक्स। एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, यहाँ पे इसको प्रपोज किया था इगोर हेंसॉफ ने। यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की गई है, न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब मेरा प्रोडक्ट है EIS-SM, अगर मैं EIS-SM झुंझुनू के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है और मेरा मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, दोनों है, मेरा प्रोडक्ट भी वही है, मार्केट भी वही है। तो यहाँ पे उस स्ट्रैटेजी का नाम होता है मार्केट पेनिट्रेशन। अगर मैं EIS-SM जयपुर के बच्चों को पढ़ाने लग गई, मतलब मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है पर मेरा मार्केट नया है, तो इस स्ट्रैटेजी का नाम होता है मार्केट डेवलपमेंट। अगर मैं
अकाउंट्स झुंझुनू के बच्चों को पढ़ाने लग गई, इसका मतलब मेरा एग्जिस्टर प्रोडक्ट नया है, मेरा प्रोडक्ट नया है और मार्केट मेरा एग्जिस्टिंग है, तो इस स्ट्रैटेजी का नाम होता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर मैं अकाउंट्स जयपुर वाले बच्चों को पढ़ाने लग गई, मतलब मेरा प्रोडक्ट भी नया है और मेरा मार्केट भी न्यू है, दोनों चीजें न्यू है, तो इस स्ट्रैटेजी का नाम होता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रही हूं तो उस स्ट्रैटेजी का नाम होता है मार्केट पेनिट्रेशन। अगर मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में बेच रही हूँ तो उसका नाम होता है मार्केट डेवलपमेंट। अगर मैं नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रही हूँ तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर मैं नया प्रोडक्ट नए मार्केट में बेच रही हूँ तो इसका मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन। ये 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये आपको टेबल बनाकर आनी है जब भी एग्जाम में आपसे एनसॉप्स पूछा जाएगा तब। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख ही लो ना, बुक में लिखी हुई, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है तो आप लोग ये लिख सकते हैं, existing product in the new market, existing product in the existing market, new product in the existing market or new product in the new market. हो गया? अब अपन पढ़ते हैं ये चारों स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कैसे करेंगे इसमें हम। पहला है मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, EISM टू द झुंझुनू स्टूडेंट्स। मार्केट पेनिट्रेशन, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचा जाता है, इसके 4 एम होते हैं। मेंटेन और इंक्रीज द मार्केट शेयर, आपको अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हैं। दिस कैन बी अचीव बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका मार्केट शेयर बढ़ सके। एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए भी आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हैं। देन डोमिनेंस ओवर द ग्रोथ मार्केट, आपको डोमिनेंट पोजीशन गेन करनी है। आपको मेच्योर मार्केट को रीस्ट्रक्चर करना है बाय ड्राइविंग आउट द कॉम्पिटिटर्स। मतलब मेच्योर मार्केट है ऐसा मार्केट जहां पे अब और प्रॉफिट नहीं हो सकता क्योंकि इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हो चुके हैं। उस मार्केट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। मतलब उस मार्केट को मैं चाहती हूँ कि कॉम्पिटिटर तो बाहर निकल जाए ताकि ये मार्केट सिर्फ मेरा रह जाए, तो मुझे इससे होने वाला प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए। तो यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन्स आप काम में लेते हो। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, आपने अपनी प्राइस एकदम गिरा दी, प्राइस कम कर दी तो कॉम्पिटिटर बाहर निकल जाएगा, तो आपको उस मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। एंड कस्टमर की लॉयलिटी बढ़ाने के लिए, कस्टमर का यूसेज बढ़ाने के लिए आप ये सारी स्ट्रैटेजी काम में लेते हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, क्यों ये स्ट्रैटेजी का एम क्या है, इस स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला एम है हमें हमारा मार्केट शेयर बढ़ाना है, उसके लिए मैं एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट सेलिंग करूंगी। सेकंड, मुझे डोमिनेंट पोजीशन गेन करनी है। थर्ड क्या है, मुझे मेच्योर मार्केट को रीस्ट्रक्चर करना है, कॉम्पिटिटर को इस मार्केट से बाहर निकालना है। फोर्थ क्या है, मुझे कस्टमर्स की लॉयलिटी, कस्टमर्स का यूसेज बढ़ाना है। एग्जाम्पल करो तो कर लेना, नहीं छोड़ देना। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज मार्केट डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्ट तो मेरा वही है पर मार्केट नया हो गया। EISSM में जयपुर के बच्चों को पढ़ाने लग गई, तो मार्केट डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट वही है पर मार्केट नया होगा। कैसे कर सकते हो, इसके लिए क्या क्या कर सकते हो। आप नए जोग्राफिक मार्केट को कवर कर रहे हो, आप एक्सपोर्टिंग कर रहे हो। आप न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन पैकिंग, आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह चेंज कर दी, डायमेंशन चेंज कर दी ताकि नए लोग आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो और वो भी आपका सामान खरीदें। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स काम में ले रहे हैं, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज काम में ले रहे हैं।
कि अगर आप झुंझुनू के बच्चे हो तो आपको ये प्राइस मिलेगी और जयपुर के बच्चे हो तो ये प्राइस मिलेगी, ताकि अपन अलग अलग कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो मार्केट डेवलपमेंट में कैसे मार्केट डेवलपमेंट करोगे, कैसे नए कस्टमर तक पहुंचोगे आप? या तो ज्योग्राफिक एरिया ज्यादा कवर करेंगे, या उसकी पैकिंग चेंज करके, डायमेंशन चेंज करके, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, या फिर नई प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अपन अडॉप्ट कर सकते हैं टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब मार्केट तो वही है पर प्रोडक्ट नया हो गया, तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में। इस स्ट्रैटेजी में अपन को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे मार्केट को ऑलरेडी समझती हूँ, मुझे पता है उनको क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे पता है मेरे को नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करना चाहिए और कब लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, लास्ट है इसके अंदर, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। सबसे ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी ये है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नया है, कुछ भी पुराना नहीं है। तो जब भी आप डाइवर्सिफिकेशन में जाते हैं तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या रिस्क है और उससे मुझे बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, बहुत क्लियरली मुझे पता होना चाहिए। एकदम नया प्रोडक्ट पे मैं स्विच कर देती हूँ। समझ में आ गए? तो अपन ने एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स में 4 स्ट्रैटेजीज पढ़ी। कौन सी? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब न्यू मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब न्यू मार्केट। आप नए प्रोडक्ट पे काम करना शुरू करते हैं। तो अपन ने 2 मॉडल्स पढ़ लिए पोर्टफोलियो के, एक तो बीसीजी मैट्रिक्स और एक एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। बाय।